जैन साथियों, एथना इंस्टीट्यूट के इस डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 7 जुलाई 2026 है और आज के डेट में जो भी हमारे करंट अफेयर्स, जो भी हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर्स कवर करो तो आपका सोर्स बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए, और इसलिए द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी को हम फॉलो करते हैं। और इन तीनों जो सोर्स है, उसमें से जो भी कंटेंट, जो भी आर्टिकल हमको लगता है कि हमारे सिलेबस या हमारे जो पीवाई की क्वेश्चन पूछने का जो टेंडेंसी है उससे मैच कर रहा है, उसमें से उतना ही कंटेंट डिस्कस करते हैं जितना हमारे लिए यूज़फुल है। क्योंकि करंट अफेयर्स में ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया भर की इतनी सारी चीज़ें डेली बेसिस पे आता है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि उसमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो आप हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करोगे, जो कि रिलेवेंस नहीं होता है। इसलिए हम जब सेशन डिस्कस करते हैं तो हम किसी भी करंट अफेयर्स, किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड उतना ही कंटेंट लेते हैं जिससे हमारा एग्जाम में काम बन सके, या यूपीएससी ने जिस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं उससे ये आइडिया लगता है। इसलिए उम्मीद है कि आप इस सेशन को अंत तक देखो, और जब अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हिंदी मीडियम की जो भी एस्पिरेंट है उसको कम से कम करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं हमेशा जब सेशन स्टार्ट करता हूँ तो आपको बताता हूँ कि हमारा सोर्स ऑलरेडी आपसे मैं शेयर भी करता हूँ, कि हम सबसे पहले द हिंदू को देखते हैं। उसमें कोई आर्टिकल ऐसा है जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड या हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, तो उसको मैं पिकअप करता हूँ। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में अगर कुछ ऐसा है जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है या हमारे यूपीएससी में काम आ सकता है, उसको मैं पिकअप करता हूँ। और उसके बाद पीआईबी, ये गवर्नमेंट का एक साइट है जिसपे गवर्नमेंट डेली बेसिस पर जो भी सरकार के पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी इनिशिएटिव है, कोई भी न्यूज़ है, कोई भी अपडेट है, उसको यहाँ पे डालती है। तो हम उसको वहाँ से भी उठाते हैं, कोई कंटेंट जो हमारे काम का है। ये 3 सोर्स मोर देन सफिशिएंट है, इससे बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। क्योंकि इस बार जो 2026 का पेपर है, वो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन तो जो पीआईबी में कहीं न कहीं किसी न किसी आर्टिकल में उसको टच किया था। तो ये 3 अगर सोर्स अगर ढंग से पढ़ते हैं और इसमें जो भी आर्टिकल अगर आप उसको कम से कम समझ लेते हो, उतना कंटेंट पढ़ लेते हो जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, तो फिर समझो कि करंट अफेयर्स आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। बस उसके बाद करना है क्या है? प्रैक्टिस। तो आज हमको ना 4 आर्टिकल डिस्कस करने हैं। 2 बड़े-बड़े आर्टिकल है, इसलिए 4 आर्टिकल पे ही बात कर पाएँगे। जिसमें पहला जो आर्टिकल है हमारा एआई पे है, ठीक? एआई पे है। वो आर्टिकल किससे रिलेटेड है? तो एआई रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र पैनल का वैज्ञानिक, है ना? संयुक्त राष्ट्र का वैज्ञानिक पैनल। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि यूनाइटेड नेशन, आपको पता है कि देश में पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के लिए सभी देशों को के बीच कोऑपरेशन करने का एक मंच है। तो यूएन ने एक एक तरह से पैनल गठन किया था, वो अध्ययन करने के लिए कि जिस तरह से एआई का अभी जिस तरह से एआई एक तरह से इमर्ज कर रहा है, ठीक, तो फ्यूचर में इसको लेकर क्या क्या समस्या आ सकती है, फ्यूचर में क्या क्या कंसर्न हो सकता है। और उसी पर एआई का जो एआई से संबंधित जो यूएन ने पैनल गठन किया था, उसके कुछ रिपोर्ट आए हैं, कुछ निष्कर्ष आए हैं, जिसको मुझे डिस्कस करना है। पहले हम क्या कर लेंगे, एआई क्या है, फिर उसके बाद क्या क्या चैलेंजेज यूनाइटेड नेशन ने एक तरह से हाईलाइट किया है, और फिर उसके बाद क्या सजेशन हो सकता है वो भी देख लेंगे। सजेशन देखेंगे तो देखेंगे भारत सरकार एआई के मामले में कितना पीछे है या कितना आगे है, भारत सरकार की क्या इनिशिएटिव है, वो भी समझना है। ठीक, तो ये पहला आर्टिकल हो गया। दूसरा आर्टिकल है भारत का मत्स्यिकी क्षेत्र, यानी मत्स्य क्षेत्र, मछली पालन, इससे रिलेटेड हमारा ये आर्टिकल है कि जिस तरह से मछली पालन होता है, मछली उत्पादन होता है ना? तो वो अभी सरकार का एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि जो मत्स्य उत्पादन है ना, या मछली जो उत्पादन है, वो बिल्कुल सस्टेनेबल सेंस में है, संधारणीय सेंस में है। संधारणीय सेंस का मतलब संधारणीय सेंस का मतलब सिंपल है कि भाई किसी भी रिसोर्स का आप उतना ही यूज़ करो जो भविष्य के लिए वो सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं हो कि आप उसका अंधाधुंध दोहन करो ताकि वो खत्म हो जाए। तो बोला गया कि मछली का जो उत्पादन हो रहा है ना, वो उस क्वांटिटी में हो रहा है कि मछली की जो क्वांटिटी है, जो किसी सी इकोसिस्टम या किसी भी समुद्री या किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वो मेंटेन है, खत्म नहीं हो रहा पॉपुलेशन, वो मेंटेन है, सस्टेनेबल है। ठीक है, इसी वजह से ये आर्टिकल है। तो फिर हम ये देख रहे हैं कि मछली पालन से संबंधित या उत्पादन से संबंधित क्या समस्या है, क्या इनिशिएटिव है सरकार का, और क्या क्या सजेशन हो सकता है, वो देखेंगे। तो ये 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा आर्टिकल है कि अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग सिस्टम। अब बेसिकली क्या हुआ, डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है, और डीआरडीओ ने डेवलप इसलिए किया है कि बेसिकली जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ना, या भारत का जो एक तरह से समुद्री क्षेत्र है, ठीक, अब समुद्री क्षेत्र में भारत का जो सीमा वाला क्षेत्र है, उसमें चाइना के और जो पाकिस्तान के, आपको पता है कि बहुत सारे नौसैनिक गश्त या पनडुब्बी वगैरह सब आते रहते हैं।
तो बेसिकली भारत का जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है उसमें समुद्री सुरक्षा मेंटेन हो सके, उसको उसके लिए ज़रूरी क्या है कि अगर कोई पनडुब्बी या कोई भी अवैध या कोई भी इलीगल तरीके से कोई शिप वगैरह अगर भारत की सीमा में या भारत के अड़ोस पड़ोस में निगरानी कर रहा है तो उसको ट्रैक कर सके। और इसी चीज़ को डेवलप करने के लिए, इसी चीज़ को, इसी उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है कि सेंसिंग सिस्टम, यानी सेंस कर लेता है एक इमेज के बोल सकते हैं, उसमें जो रेज वगैरह है ना, कुछ पद्धति है, कुछ टेक्निक है, उसको हम समझेंगे। उस टेक्निक के द्वारा किसी भी समुद्र सरफेस में या समुद्र के पानी में, है ना, अगर कोई पनडुब्बी है, कोई भी इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से अगर शिप आया किसी भी दुश्मन देशों को, उसको दूर से ही ट्रैक करके भारतीय वायुसेना को मैसेज देना ताकि सुरक्षा को हम मेंटेन कर सकें। इसी उद्देश्य से ये बनाया गया है। ठीक। और चौथा आर्टिकल है पांडवानी लोक परंपरा। बेसिकली छत्तीसगढ़ की एक लोक कथा या लोक गायक या लोक परंपरा है, और इससे संबंधित एक गायकी थी जिसका भी बोल सकते हैं कि 72 वर्ष की आयु में डेथ हुआ है। तो उसको विश करने के चक्कर में ये न्यूज़ आया है। तो ये आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेट करता है। तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करता है तो कल्चर में जो भी एस्पेक्ट, आपको पता है कि कल्चर में हमको दुनिया भर की चीज़ें पढ़नी होती है। मंदिर के बारे में है, आर्किटेक्चर के बारे में है, फिर उसके बाद डांस है, पेंटिंग है, बहुत सारे आर्ट्स फॉर्म है। लेकिन उसमें बहुत सारे आर्ट्स फॉर्म अगर मान लो कोई न्यूज़ में है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो चर्चा में था, किसी न किसी वजह से वो इशू बन रहा था, डिस्कशन का पार्ट था। तो इसीलिए हम इसको पांडवनी जो लोक परंपरा, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, कल्चर से जुड़ता है, करंट अफेयर्स में आया है, तो हो सकता है कि यूपीएससी एग्जाम में इसको पूछ ले। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एआई पैनल पर, है ना। एआई पर संयुक्त राष्ट्र का जो पैनल है उसका क्या रिपोर्ट है। देखो द हिंदू में ये आर्टिकल आया है। तो बेसिकली एआई रिपोर्ट पर, है ना, संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक पैनल, यानी एआई से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का जो वैज्ञानिक पैनल था उसने क्या क्या कंसर्न, क्या क्या चुनौती बताया, उसको डिस्कस करना है। तो अगर इसको सिलेबस हम लिंक करें तो बेसिकली ये साइंस एंड टेक से लिंक करता है, जो कि जी3 का पार्ट है। लेकिन आपको पता है कि इसमें चुनौती है, कंसर्न हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ नैतिकता से भी ये टॉपिक जुड़ता है, एथिक्स से भी जुड़ता है। और अगर ये एथिक्स से जुड़ेगा तो हम इसको GS4 में क्वेश्चन आ सकता है। फिर हो सकता है कि इसको ऐसे में क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि जिस तरह से अभी इमर्ज कर रहा है, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इसको लेकर एक तरह से बातचीत चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इसको हर एंगल से डिस्कस कर लेंगे। कोर इशू बिल्कुल सेम ही रहेगा कि क्या चैलेंजेज है, क्या सजेशन है, और भारत सरकार का क्या इनिशिएटिव है। इस एंगल से अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो चाहे एथिक्स में पूछे या आपको साइंस एंड टेक में पूछे, ठीक, या फिर आपको ऐसे में पूछे, आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा। पहले एआई क्या है उसको समझो, है ना। पहले एआई क्या है उसको समझिए। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, है ना, एआई। तो सिंपल है एआई। एआई बेसिकली एक ऐसा तकनीक है जो मशीनों को, है ना, जो मशीनों को इस तरह से ट्रेंड करता है, इस तरह से ट्रेंड करता है कि वो इंसान की तरह, इंसान की तरह सोचने समझने ले, यानी इंसान की तरह उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित हो जाए। ठीक है ना, यही है एआई। ठीक। तो बेसिकली एआई एक ऐसा तकनीक है जिसमें मशीन को इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि मशीन इंसान की तरह सोचने लगे, समझने लगे, यानी इंसान की तरह एक तरह से उसके अंदर वो IQ, इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता है। देख रहे हो, नाम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नाम ही क्या है कि मशीनों में इंसान की तरह इंटेलिजेंस डेवलप कर रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना। तो ये परिभाषा हम समझ लेंगे ना, तो इसको यूज़ करने में बेसिकली जो चुनौती है उसको देखने में दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे मनुष्य की तरह सीख सके, सोच सके, निर्णय ले सके या समस्याओं का समाधान कर सके और भाषा को समझकर कार्य कर सके। यानी कोई मशीन है, ठीक, तो एआई क्या करेगा, इस मशीन से वो सभी काम करवाएगा जो एक इंसान कर सकता है।
इंसान की तरह ही वो हर काम करने के लिए उसको ट्रेन कर सकता था। देख रहे हैं, मनुष्य की तरह वो सीख सकता है, ठीक, सोच सकता है ना, फिर उसके बाद निर्णय कर सकता है, समस्याओं का समाधान कर सकता है। यही तो एआई है। तो जैसे चैट जीपीटी भी क्या है, एक एआई का ही टूल्स है। अब इसमें प्रॉम्प्ट देते हैं, वो अपनी तरीके से सोच के आपके जैसा कंटेंट बना के देता है। एलेक्सा भी क्या है, एआई का ही एक टूल्स है ना, प्रोडक्ट है। सिरी भी एआई का भी एक प्रोडक्ट है, जिसमें एआई का यूज़ किया है इस सब में। अब ये क्या है कि आप इसको प्रॉम्प्ट दीजिए, यानी कुछ निर्देश दीजिए, कुछ डायरेक्शन दीजिए, तो जिस तरह से इंसान काम करता है ना, उसी तरह ये मशीन भी काम करने लगता है। यानी क्या है एआई, कि एआई ऐसी तकनीक है जो मशीनों को सोचने और सीखने की क्षमता देती है, ताकि वो मनुष्यों की तरह बुद्धिमानी वाले कार्य कर सके। यानी बहुत सिंपल है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें परिभाषा, तो एआई बेसिकली एक ऐसा तकनीक है जो मशीनों को इस प्रकार ट्रेन करता है कि वो इंसान की तरह कार्य कर सके, मानव की तरह कार्य कर सके। सवाल उठता है क्या कार्य कर सके, तो मानव की तरह विचार कर पाए वो, ठीक, ठीक है ना, समस्या का समाधान कर पाए, समस्या का समाधान कर पाए, या कोई भी डिसीजन लेना है तो वो निर्णय कर सके, ठीक है ना। ये है एआई। तो जब परिभाषा लिखने की बात हो तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब अब क्या हुआ, इसी एआई तकनीक से रिलेटेड, अब चूंकि ये बहुत इमर्ज कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, जिस तेजी से एआई का अलग अलग फील्ड में यूज हो रहा है, तो ऐसा माना गया कि जिस तेजी से इसका हम यूज कर रहे हैं ना, उतनी ही तेजी से जो हमको एक तरह से गवर्नेंस सिस्टम बिल्डअप करना चाहिए एआई को मैनेज करने के लिए, यानी जो गवर्नेंस विकसित करना चाहिए, जो नीति बनानी चाहिए कि कैसे यूज करना है, उस समय हम बहुत पीछे हैं। यानी एआई जिस तरह से डेवलप कर रहा है, जिस मात्रा में डेवलप कर रहा है, उस मात्रा में उसको चलाने के लिए जो गवर्नेंस सिस्टम बिल्डअप करना चाहिए, जो नीति बनानी चाहिए, जो पॉलिसी बनना चाहिए, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, उसमें बहुत पीछे हैं। और इसी चीज़ को जो यूनाइटेड नेशन का जो पैनल है ना, उसने हाईलाइट किया है। तो अब क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशन के जो साइंटिफिक वैज्ञानिक पैनल है, एआई को लेकर क्या समस्या बताया है, क्या कंसर्न बताया है, क्या क्या चुनौती बताया है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, और फिर उसके रिगार्डिंग क्या सजेशन हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब आते हैं एआई से संबंधित समस्या। तो देखो, अब क्या हो रहा, जब भी एआई से संबंधित कुछ भी समस्या, कुछ भी चुनौती लिखने के बारे में आए, तो आप क्या करो, अपने मन से मत लिखो। यूनाइटेड नेशन के जो ये पैनल है जिसने इस चुनौती को हाईलाइट किया है, आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं या इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके कंटेंट में वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, वैल्यू एडिशन हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी एआई की बात आए तो यूनाइटेड नेशन के जो पैनल है उसने जो कंसर्न हाईलाइट किया है उसको मेंशन करना है। अब एक एक करके बताते हैं क्या क्या कंसर्न था, है ना। तो क्या रिपोर्ट में क्या बताया गया, तो सबसे पहले ये बताया गया कि एआई की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसका शासन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। देख रहे हैं, आज के एआई मॉडल पहले की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान और सक्षम हो गए हैं। वे कठिन परीक्षाओं, गणित, शोध संबंधी कार्यों में तेजी से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए जो नियम बनने चाहिए, जो कानून बनने चाहिए, जो निगरानी यानी गवर्नेंस सिस्टम बनने चाहिए, उतनी तेजी से विकसित नहीं हो रहा है। और इसी वजह से ये समस्या है, क्योंकि जिस तेजी से एआई को आप डेवलप कर रहे हैं, है ना, जिस तेजी से एआई का विकास आप कर रहे हैं, देखो ना, जीवन के अलग अलग फील्ड में ये यूज हो रहा है। चाहे आप मेडिकल फील्ड हो, है ना, एजुकेशन में तो यूज होने लगा है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो बचा हुआ है। कॉरपोरेट सेक्टर है, है ना, कॉरपोरेट सेक्टर, कॉरपोरेट गलत लिखा गया, कॉरपोरेट सेक्टर है, उसमें एआई यूज कर रहे हैं, है ना। अलग अलग फील्ड में आपको एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। तो जैसे मान लो कोई भी सॉल्यूशंस का वो समाधान दे पा रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि जब इतने बड़े लेवल पर जब हम एआई का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको चलाने के लिए, इसको डील करने के लिए, है ना, इसको डील करने के लिए
जो एक फ्रेमवर्क चाहिए, जो गवर्नेंस मॉडल चाहिए, इसका नैतिक यूज हो, है ना। गवर्नेंस चाहिए बेसिकली, उसमें जो नियम बनने चाहिए, जो कानून बनने चाहिए, है ना, किस तरह से यूज़ करना है, इसके लिए गाइडलाइंस जो बनने चाहिए, उसमें हम बहुत पीछे रह गए। उसमें प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, और इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया है एआई के, है ना, इस पैनल में। इस पैनल यूनाइटेड नेशन के जो साइंटिफिक पैनल था, उसके रिपोर्ट में इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि जितनी तेज़ी से हम एआई का यूज़ कर रहे हैं, उतनी तेज़ी से उसका गवर्नेंस सिस्टम जो स्ट्रक्चर है वो बिल्डअप नहीं कर रहा है। ये पहली समस्या है, ठीक है। तो देख रहे हो, उदाहरण है कि जैसे मान लो कोई बहुत तेज स्पोर्ट्स कार बन जाए, लेकिन उसके लिए अगर ट्रैफिक नियम और सुरक्षा व्यवस्था ना हो तो दुर्घटना का खतरा बन जाएगा। ये कार तो बन गया, बहुत स्पीड में चल रहा है, पर आपको ट्रैफिक नियम, बहुत सारे नियम बनाने होंगे ना कि कार को कैसे यूज़ करना है, कार कैसे रोड पे चलेगा। उसी तरह एआई है, एआई बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, लेकिन उसका कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में बहुत चीज़ें तय नहीं है। क्या एथिकल प्रोविज़न होना चाहिए, किस तरह से नैतिक यूज़ होना चाहिए, इसको लेकर जो गाइडलाइंस बननी चाहिए, जो एक समझौता बनना चाहिए, जो समन्वय होना चाहिए, उसमें बहुत कमी है अभी। और इसीलिए समस्या है कि एआई अब गलत तरीके से यूज़ हो रहा है। उसका मिसयूज़ हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, एक तरह से वरदान की जगह एक तरह से अभिशाप बन सकता है। तो अगर कायदे से नियम बनेगा, कानून बनेगा, तो हम एआई को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर बिल्डअप ही नहीं हुआ, तो समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि एआई का दायरा बहुत बढ़ गया है। एआई अब देख रहे हो, एआई का दायरा इतना बढ़ गया है कि वो अब लंबे और जटिल काम भी अपने आप कर लेता है। पहले क्या था, एआई छोटे-मोटे काम करता था, लेकिन अब किसी एजेंट के बिना, वो किसी मानवीय सहायता के बिना कई घंटे या कई दिनों तक चलने वाले कोडिंग या रिसर्च के काम को पूरा कर सकता है। इसकी क्षमता हर 6 देखो ना, 4 से 7 महीने में लगभग दुगुनी हो रही है। अब अगर इस तरह से एआई ऐसा कंसर्न व्यक्त कर रहा है कि एआई अगर अपनी कैपेसिटी को अगर वो बढ़ा ले, तो वो हो सकता है कि मानव को रिप्लेस कर दे। और एक फ़िल्म आई थी हॉलीवुड में जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह से मशीनों को जब इंसान ट्रेन करता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि मशीन को लगता है कि अब वो इंसान से ज़्यादा बेटर काम कर पाएगा, तो मशीन इंसान पर ही अटैक कर देता है, मानव पर अटैक कर देता है। तो वही फिनोमेना हो सकता है कि आप, है ना, एक जो जो यूज़ करने की जो बारी आती है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एआई को बहुत अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग टेम्परामेंट से हम उसको ट्रेन तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाला टाइम में उसका मिसयूज हो। देख रहे हैं, पहले एआई केवल एक वेबसाइट का पेज बना सकता था, लेकिन अब वही एआई पूरी वेबसाइट बनाकर उसकी टेस्टिंग, है ना, उसकी जो एरर्स है उसमें सुधार कर सकता है। फिर ये देखो कि कुछ मामलों में क्या होता है, एआई इतना चालाक हो गया है कि जैसे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे कोई काम करना है एआई की मदद से, ठीक, कोई काम, कोई ये टास्क पूरा करवाना है एआई की मदद से, तो एआई को हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक। तो नॉर्मल तरीके से अपना ये काम करता है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, एआई को चेक भी करते हैं कि वो परफॉर्म ठीक कर रहा है कि नहीं। जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट होता है ना बच्चों का, उसी तरह एआई की परफॉर्मेंस करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। लेकिन एआई अब इतना चालाक हो गया है कि उसको ये आभास हो जाता है कि हमारा चेक किया जा रहा है, तो उसी तरह से वो अपने व्यवहार को बदल कर रिएक्ट करता है, व्यवहार को बदल देता है, यानी सतर्क हो जाता है। तो जिस तरह से नॉर्मल केस में देखते होंगे कि जो स्कूल में बच्चे हैं, अगर उससे आप कुछ पूछो, नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रहा है, तो वो बहुत नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब उसको ये आभास हो जाए कि कोई इसको एग्जाम ले रहा है, कोई इसको चेक कर रहा है, इस आधार पर कोई मार्किंग करेगा, तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है बच्चा। ठीक उसी तरह एआई भी अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी अपने व्यवहार को बदल रहा है, और अपने व्यवहार को बदल रहा है, तो हो सकता है कि इससे परिणाम पर असर पड़े। और ये भी एक कंसर्न है कि एआई अपनी मर्जी से, है ना, अपनी मर्जी से रिएक्ट कर रहा है, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है, तो जो परिणाम निकल के आएगा किसी भी केस में, वो कितना तर्कसंगत होगा, कितना सही होगा, कितना एक्यूरेट होगा, ये भी चैलेंज है, ठीक। देख रहे, कुछ आधुनिक एआई मॉडल ये पहचाने लगे हैं कि उन्हें परीक्षा या मूल्यांकन में रखा गया है, इससे वे सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अलग व्यवहार कर सकते हैं, और ये चैलेंज है, ठीक। तो तीसरी चुनौती है, एक चुनौती देखो कि एआई के मामले में ये देखा गया कि एआई की जो शक्ति है वो कुछ ही देशों तक केंद्रित है ना। एआई के मामले में आप कह सकते हो कि एआई के मामले में विभाजन बढ़ रहा है, एआई के मामले में जो भी विकास हुआ है वो विकसित राष्ट्रों तक ही सीमित है। उसमें भी आप देखोगे तो यूएसए और चाइना बहुत तेज़ी से इसमें
काम कर रहा है और बहुत आगे बढ़ गया है। पर जो पिछड़े कंट्री है ना, जो विकासशील देश है, जो गरीब देश है, वो तो बिल्कुल जो बेसिक नीड है उसी को पूरा नहीं कर रहा है, तो वो एआई के क्षेत्र में क्या ही काम करेगा। और इस तरह एआई की वजह से पूरे वर्ल्ड पर, पूरे इंटरनेशनल रिलेशन के स्तर पर देखें तो एक अलग ही विभाजन पैदा कर रहा है, डिवाइड पैदा हो जा रहा है, डिवाइड पैदा हो गया है, डिवीजन, पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया है, डिवीजन पैदा हो गया है। दुनिया के लगभग 75% एआई कंप्यूटिंग शक्ति अमेरिका के पास है, देख रहे हैं। लगभग 15% चीन के पास है, तो 15 5 कितना हो गया, 90% है ना। 90% तो केवल इन्हीं लोग के पास है, बाकी पूरी दुनिया के पास केवल 10% शक्ति है। और इसीलिए ये दिखाता है कि एआई की वजह से पूरा वर्ल्ड में क्या है, असमानता है, एक तरह से डिवीजन है, पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया। जिसके पास एआई है वो, और जिसके पास एआई नहीं है। तो 90% जो एआई कैपेसिटी वो तो दो राष्ट्रों के पास है, यूएसए और चाइना के पास है। बाकी कंट्री क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है ना, इनके पास तो कैपेसिटी भी नहीं है। फिर उसके बाद एक और कंसर्न व्यक्त किया गया कि एआई के मामले में जो भी विकास है वो मुख्यतः निजी कंपनियां कर रही है, सरकारी कंपनियों को तो इसमें बहुत हस्तक्षेप भी नहीं है। देख रहे लगभग 91% बड़े एआई मॉडल निजी कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि एआई से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सरकारों के बजाय बड़ी कंपनियों के हाथों में अधिक है। जैसे यदि पूरे देश की बिजली व्यवस्था केवल कुछ निजी कंपनियों के नियंत्रण में हो तो उनका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। इसी तरह अब देखो होता क्या है, किसी भी देश में या किसी भी राष्ट्र में सरकार क्या करती है, सरकार का उद्देश्य सरकार का उद्देश्य लोक कल्याणकारी या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना होता है, ठीक। इसलिए वो कोई भी काम प्रॉफिट के लिए नहीं करती है। लेकिन जो निजी कंपनी है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है, उसका तो एक ही उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। इसलिए जन कल्याण कल्याण की भावना इनमें उतनी नहीं होती है। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि जो 91% देख रहे हो, ये जो डेटा मैंने बताया है कि लगभग 91% जो बड़े एआई मॉडल विकसित किया गया है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा है। तो इससे संदर्भित जो भी डिसीजन लेना है वो क्या लेगा, निर्णय लेगा वो प्राइवेट कंपनी ही लेगा, और उसका उद्देश्य क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। तो इससे क्या होगा कि आम जनता का शोषण बढ़ सकता है ना। एक तरह से जो गरीब जनता है उनके पास एआई की जो फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा, तो वो और पीछे हो जाएंगे, और इस वजह से ये एक समाज में असमानता आ सकता है, और असमानता दिखता ही है, समाज में असमानता बढ़ सकता है, ठीक। ये भी एक कंसर्न है, ये भी एक चुनौती दिखाई दे रहा है, जिसको हाईलाइट किया है यूनाइटेड नेशन ने अपने रिपोर्ट में, ठीक है ना। अब देखिए जो एआई डिवाइड जो हम दिखा रहे हैं अभी कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 90% जो एआई की कैपेसिटी है वो यूएसए प्लस चाइना के पास है, ठीक। और 10% ही अदर कंट्री के पास आता है पावर, ठीक। तो एआई की वजह से क्या है, पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया है, वैश्विक असमानता बहुत बढ़ गया है, ठीक है ना। अब वो असमानता जो एक तरह से विभाजन है वो कैसे है, देखो एआई डिवाइड केवल इंटरनेट का नहीं है बल्कि 4 क्षेत्रों का है। 4 क्षेत्रों में कैसे, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे सुपर कंप्यूटर, डेटा सेंटर, उसका अभाव है अदर कंट्री में। जो टैलेंट चाहिए एआई के फील्ड में काम करने के लिए, बेसिकली एआई एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, उसका अभाव है, ये भी बहुत सारे कंट्री में नहीं है। जो गवर्नेंस मॉडल चाहिए कि किस तरह से कानून और जो नियामक संस्था है वो किस तरह से काम करेगा एआई के लिए, वो भी, उसका भी अभाव है। और चौथा, इसका एप्लीकेशंस कैसे होगा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इसके बारे में भी हम बहुत पीछे हैं। और इसी वजह से न केवल इंटरनेट के क्षेत्र में एक तरह से देखोगे कि एआई का मतलब ये नहीं कि केवल इंटरनेट के क्षेत्र में पीछे हैं, एआई के क्षेत्र में अगर पीछे हैं तो वो 4 लेवल पर है। और ये 4 लेवल क्या है, 4 लेवल पर असमानता दिखाई पड़ता है, 4 स्टेज पर दिखाई पड़ता है। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा टैलेंट की कमी है, गवर्नेंस मॉडल नहीं है, किस तरह से एप्लीकेशन होगा उसके बारे में जागरूकता का अभाव है। भारत जैसे कंट्री तो चलो कम से कम बोल सकते हैं कि वो प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत पीछे है।
लेकिन उन देशों का क्या जो बेसिक नीड को भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, और उससे उतर यानी उससे ऊपर जाके वो क्या एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, इसके लिए वो काम कर पाएंगे। जैसे अफ्रीकन कंट्री है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है, क्या ये सब इतने सक्षम है कि एआई के फील्ड में रिसर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करे, जो विशेषज्ञ है उसको उसको बढ़ावा दे, उसको ट्रेंड करे, है ना, गवर्नेंस मॉडल को विकसित करे, है ना। तो इससे इससे क्या लग रहा है कि एआई को यूज़ को लेकर पूरा वर्ल्ड बटा हुआ है। ठीक है ना, ये चीज़ें बताया गया है। और अगला पॉइंट ये है कि एआई सभी भाषाओं के लिए समान रूप से विकसित नहीं है। और ऐसा कहते हैं कि एआई का जो मॉडल है, देखो तो एआई का जो मॉडल है, अभी मैंने बताया कि 90% वो शक्ति किसके है, यूएसए और चाइना के पास। ठीक, तो उसी तरह अगर मान लो यूएसए ने विकसित किया है किसी एआई मॉडल को, तो वो तो कोशिश करेगा ना कि वो पहले इंग्लिश इंग्लिश के लिए ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट दे, क्योंकि इंग्लिश भाषा में उसको ट्रेंड किया गया है। जो एआई मॉडल विकसित किया गया है, प्रशिक्षण दिया है, और इसीलिए ऐसा माना गया है कि एआई सभी भाषाओं में, है ना, वर्ल्ड की जितनी भी भाषा है वो सभी भाषा में एक समान रिजल्ट नहीं देता है, क्वालिटी में गिरावट आ जाती है। सभी भाषाओं में एक समान रिजल्ट नहीं देता है, क्वालिटी में गिरावट आ जाती है, और कभी कभी तो एरर्स भी दे देता है। तो ये है एक अलग लेवल की चुनौती कि जो लैंग्वेज बैरियर है ना एआई को यूज़ कर लेकर, वो भी एक निकल के आया है। देख लो, रिपोर्ट में बताया गया कि तिग्रिनिया तिग्रिनिया भाषा में एआई ने स्मॉल पॉक्स को अनुवाद कैसे किया, सिफिलिस कर दिया। अब देख लो कैसे ये एक तरह से एरर्स दे दिया ना, कि दुनिया में लगभग 7,000 से अधिक भाषाएं हैं, लेकिन एआई मुख्यतः कुछ ही भाषाओं जैसे अंग्रेजी के लिए बेहतर ट्रेंड है। कम संसाधन वाली भाषाओं में एआई गंभीर रूप से गलतियां कर सकता है, क्योंकि जो डेटा है वो उस तरह से उपलब्ध नहीं है, और इसी वजह से भाषा के लिए भी समान रूप से विकसित नहीं है। भारत सरकार ने एआई के लिए सभी भाषाओं में उपलब्ध करे, इसलिए भाषणी एक तरह से पहल भी लॉन्च किया है ना। हम अभी देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है। तो ये चैलेंजेस है, तो अगर ये चुनौती है, समस्या है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं समाधान, कि एआई से संदर्भित जो भी हमने समस्या या चुनौती डिस्कस किया, और वो चुनौती किसने डिस्कस किया, यूनाइटेड नेशन के पैनल ने। तो अब समय आ गया है कि कुछ समाधान भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या समाधान हो सकता है, क्या सजेशंस हो सकता है। तो ताकि कोई भी क्वेश्चन आए ना एआई से रिलेटेड, तो अगर समस्या और समाधान की बात करें तो आप ये कंटेंट लिख सकते हैं, है ना। तो समाधान पहले क्या होगा, तो सबसे पहले समाधान वही है कि जो चुनौती हमने बताया था कि एआई जिस तेजी से डेवलप हो रहा है उस तेजी में गवर्नेंस मॉडल, जो स्ट्रक्चर है, जो नियम है, जो कानून है, वो विकसित नहीं हो रहा है। तो पहला क्या है कि एआई की क्षमता और उसके अनुरूप गवर्नेंस सिस्टम को बीच संतुलन बनाना है, या उसके अनुरूप जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है। कैसे करेंगे, तो एआई के लिए स्पष्ट कानून बनाइए, गाइडलाइंस बनाइए, है ना, एथिकल गाइडलाइंस बनाइए। उच्च हाई रिस्क वाले जो एआई सिस्टम है उसका उपयोग करने से पहले उसका स्वतंत्र ऑडिट या सुरक्षा सेफ्टी टेस्टिंग, है ना, ये सब करो, ताकि कोई खतरा ना हो सके। ये गाइडलाइंस दिया जा सकता है। टेस्टिंग, सेफ्टी मॉडल, सेफ्टी ऑडिट को अनिवार्य कर दो। एआई डेवलपर्स को ट्रांसपेरेंसी, है ना, पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए कि किस मॉडल पर बना है, किस तेजी से वो काम करेगा, क्या इसके कंसर्न है, कैसे सावधानी रखनी है, सब चीज़ बतानी चाहिए। जैसे यूरोपियन यूनियन ने एआई एक्ट लॉन्च, एक तरह से एआई एक्ट बनाने की दिशा में कोशिश कर रहा है। ये बेसिकली क्या है कि जो हाई रिस्क वाला एआई सिस्टम है ना, उसके लिए कड़े नियम लागू करता है। तो जो एआई एक्ट है उसके प्रोविजन को देखा जा सकता है कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल की गई, ये एक मॉडल के तौर पर काम कर सकता है। दूसरा पॉइंट है कि अत्यधिक शक्तिशाली एआई एजेंटों पर निगरानी करो। तो जैसे एआई एजेंटों को संवेदनशील कार्य जैसे बैंकिंग, रक्षा, परमाणु संयंत्र में मानक निगरानी के बिना निर्णय लेने की अनुमति न हो। किसी अस्पताल में एआई दवा सुझा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय डॉक्टर ही ले। अब जैसे मान लो कोई बहुत रिस्क जोन वाला है कि एआई का हम यूज मान लो डिफेंस के क्षेत्र में कर रहे हैं, एनर्जी के क्षेत्र में कर रहे हैं, ठीक, हेल्थ के सेक्टर में कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे बैंकिंग, क्योंकि लोगों का पैसा होता है बैंक में। अब ये सब सेक्टर क्या है, हाई रिस्क जोन में आते हैं।
हाई रिस्क जोन में आता है। तो इस सेक्टर से संबंधित जो भी डिसीजन लेना है वो एआई के भरोसे न रहे। एआई बस एआई से आप सुझाव मांगो, है ना, सजेशन मांगे, और जो सुझाव है उसको अपनाना है कि नहीं, वो फैसला मानव पर छोड़ो, इंसान पर छोड़ो, जो विशेषज्ञ है उस फील्ड के, उस पर छोड़ देना चाहिए। तब जाके खतरा को हम कम कर सकते हैं। यानी अगर ऑटोमेशन के जरिए हम एआई को ही बोल दें या उसको फ्री हैंड दे दें कि तुम डिफेंस, एनर्जी, हेल्थ और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी सजेशन, कोई भी डिसीजन लेना तुम खुद ले लो, जिससे क्या होगा, एक तरह से बायसनेस आ सकता है, एल्गोरिदम बायसनेस आ सकता है, चुनौती हो सकती है, मिसयूज हो सकता है। उस केस में क्या हो कि एआई से सजेशन ले लीजिए आप। अगर सजेशन में दम है तो जो विशेषज्ञ है, जो एक्सपर्ट्स है, वो फैसला करे कि इस सजेशन के साथ हमको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ये किया जा सकता है। इससे क्या होगा, रिस्क को हम कम कर सकते हैं। जो हाई रिस्क है ना, ये कम किया जा सकता है। तीसरा सुझाव क्या है कि एआई की सुरक्षा और उसका मूल्यांकन करो, सेफ्टी टेस्टिंग करो। एआई मॉडल को जारी करने से पहले अलग अलग परिस्थितियों में उसका, है ना, सुरक्षा परीक्षण किए जाए। स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा नियमित रूप से उसका मूल्यांकन हो, निरीक्षण करें। इससे क्या होगा कि अभी जैसे मान लो इनिशियल स्टेज में कोई, मान लीजिए इनिशियल स्टेज में कोई एआई डेवलप हुआ और पता चला कि इनिशियल स्टेज में जब इसकी टेस्टिंग की गई तो इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, रिजल्ट पॉजिटिव रहा। लेकिन क्या होगा अगर कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद एआई इतना ट्रेंड हो गया कि वो जो प्रॉम्प्ट है, जो गाइडलाइंस है, उसके अनुरूप काम ना करके एक तरह से ये खतरा पैदा कर दिया। तो ये खतरा को भांपने के लिए, पहले से एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी है कि एआई का पीरियोडिक एक तरह से निरीक्षण होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए कि वो सही दिशा में काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लो कोई नई कार है, वो बाजार में आया तो उससे पहले तो हम कार टेस्ट करते हैं। उसी तरह एआई का भी सेफ्टी टेस्ट होना चाहिए और नियमित तौर पर हम उसकी सर्विसिंग कराते हैं, ताकि वो कोई खतरा तो नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसी तरह से एक मॉडल विकसित किया जा सकता है कि पीरियोडिक तौर पर, यानी नियमित रूप से एआई का मूल्यांकन हो। एआई कंप्यूटर का, है ना, समान वितरण होना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से डिवीजन है ना, जो जो पिछड़े राष्ट्र, जो विकासशील राष्ट्र, जिसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, अब एआई का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो या इक्विटेबल उसका यूसेज हो, इस्तेमाल हो सके, इस दिशा में कोशिश करना चाहिए। क्योंकि एआई की वजह से कुछ देश बहुत आगे बढ़ जाएंगे, कुछ देश बहुत पीछे हो जाएंगे। ये जो खाई है वो बढ़ जाएगा। इस खाई को मिटाने के लिए ज़रूरी है कि एआई का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या ऑप्टिमम यूज़ वर्ल्ड के सभी देश कर पाए, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए एक फ्रेमवर्क विकसित किया जा सकता है। ठीक है, देख रहे हैं, यदि अफ्रीका और दक्षिण एशिया में एआई सुपर कंप्यूटिंग केंद्र बनाया जाए तो वहाँ के वैज्ञानिक भी जो उन्नत एआई है ना, उसको सीख सकेंगे, उसका कैसे यूज़ करना है, उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर दूसरा ये है कि सभी सभी देशों के लिए एआई शासन में या गवर्नेंस जो मॉडल है उसमें भागीदारी बनाई जाए। यानी पूरे वर्ल्ड पर, अब देखो ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पर एआई का यूज़ कर रहे हैं ना, तो एआई के इस्तेमाल के लिए जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर या जो फ्रेमवर्क बन रहा है, वो फ्रेमवर्क कुछ ही देशों के द्वारा डिसाइड ना हो, बल्कि इसमें सभी देशों के द्वारा, सभी देशों के कंसर्न को या सुझाव को शामिल किया जाए। और वैश्विक शासन जो मॉडल है ना, ग्लोबल गवर्नेंस जो मॉडल है एआई को लेकर, उसमें सभी कंट्री को स्टेक होल्डर बनाया जाए, यानी पार्टी बनाया जाए, और सबके सहयोग से ये काम हो, सबके सहयोग से ये काम हो। ठीक है, समन्वय से ये काम हो, ये सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, जैसे एआई से जुड़े वैश्विक निर्णयों में सभी देश, विशेषकर ग्लोबल साउथ को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। यूनाइटेड नेशन के माध्यम से समावेशी एआई मंच विकसित किया जा सकता है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सभी लगभग क्या है, सभी देशों की भागीदारी है, और कोई भी डिसीजन लेगा तो उसमें सहमति से होती है। उसी मॉडल पर यह विकसित किया जा सकता है। एआई डिवाइड को कम करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए, लोगों को ट्रेन करें, स्किल दो, एजुकेशन दो, ताकि वो एक्सपर्ट्स बना सके, एक्सपर्ट्स डेवलप हो सके उस कंट्री में। सरकार को भी एआई नीति और जो नियामक संस्था है उसको विकसित करना होगा। तो एआई के रूप में जो एक तरह से डिवीज़न है, मैंने बताया था 4 सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, टैलेंट, गवर्नेंस,
ये सब चीज़ें हैं। तो इस समय काम करके हम वो एआई को लेकर जो 4 स्टेज यानी 4 स्तर पर जो डिवीज़न है, जो डिवाइड है पूरा वर्ल्ड, उसको हम दूर कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो ये कुछ सजेशन था जिसको अपनाना है, और इसको अपनाकर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के लेवल पर एआई से रिलेटेड जो भी चुनौती है उसको हम समावेशी इंक्लूसिव बना सकते हैं, सबके लिए एक्सेसिबल या अवेलेबल हो, ये सुनिश्चित कर सकते हैं। और भारत सरकार ने एआई के क्षेत्र में पीछे न रह जाए इसके लिए कोशिश भी कर रहा है। क्या क्या सरकार का इनिशिएटिव है, इंडियन गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, उसको देखो। तो सबसे पहला क्या है, इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन, और अभी आपको पता है कि हाल ही में नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट भी हुआ था। एआई इम्पैक्ट समिट भी हुआ था, ठीक। तो ये कोशिश क्या है कि एआई के क्षेत्र में भारत अपनी एक्सपर्टीज को या जो विकास है उसको आगे बढ़ा सके, यही कोशिश है, ठीक है। तो देख रहे हैं इंडिया एआई मिशन क्या है, ये भारत सरकार का प्रमुख एआई कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत को एआई फॉर ऑल के सिद्धांत पर वैश्विक एआई शक्ति बनना है या इसको बनाना है। इसके अंतर्गत एआई कंप्यूटिंग, स्टार्टअप, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, सुरक्षित एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला देखो, जो भाषा का बैरियर था भाषणी, उसके लिए भाषणी ऐप विकसित किया है कि भारतीय भाषाओं के लिए एआई आधारित भाषा अनुवाद मंच है ये। इसका उद्देश्य क्या है, एआई को हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में सक्षम बनाना है, तो जो भी एरर्स है उसको दूर करना है। तीसरा है एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है कि जहाँ पर एआई को लेकर, है ना, कैसे एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, शिक्षा में, सतत विकास में कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, कैसे इनोवेशन हो सकता है, इसको लेकर एक्सीलेंस बनाया गया है, एक मंच बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, जैसे आधार है, यूपीआई है, डिजी लॉकर है, इन प्लेटफॉर्म के साथ भी एआई का उपयोग करने के लिए बात हो रही है, या एआई का कैसे यूज हो सकता है उसकी दिशा में प्रयास है, ताकि इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उस सर्विसेज की जो दक्षता है, जो क्वालिटी है, उसको हम बढ़ा सकें, ये सुनिश्चित करने की कोशिश है। रिस्पॉन्सिबल एआई बनाने की बात चल रही है कि भारत सुरक्षित और नैतिक और मानव केंद्रित एआई पर जोर देता है। इसके लिए एआई को रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। एआई का उपयोग ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह तरीके से हो, इस दिशा में नीतियाँ विकसित की जा रही है। और जब भी एआई से रिलेटेड नैतिक चुनौतियों की बात हो, तो आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से भारत सरकार ने रिस्पॉन्सिबल एआई बनाने की बात कर रहा है या उस दिशा में प्रयास कर रहा है, उसी तर्ज पर पूरे वर्ल्ड में एक एथिकल गाइडलाइंस एआई के लिए बनाई जाए, ताकि एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एआई की जो उत्तरदायित्व है वो मानव कल्याण के लिए यानी सुरक्षित तरीके से एआई का यूज हो, इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अभी हम जितना डिस्कस किए उसमें एआई से रिलेटेड जो टॉपिक, जो थीम था, जो डायमेंशन था, उसको कंप्रेहेंसिव तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो आपको एक क्वेश्चन लिखना है मेंस का। ये क्वेश्चन आपको लिखना है कि एआई के क्षेत्र में बढ़ती तकनीकी क्षमता और कमजोर वैश्विक शासन के बीच असंतुलन नई चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक पैनल के रिपोर्ट के आलोक में इस कथन की समीक्षा कीजिए तथा भारत की एआई संबंधी पहलों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो पहले क्या है, क्या क्या चुनौती प्रकट कर रहा है उसको बताइए, फिर उसके बाद समाधान बताओ जो मैंने आपको बता ही दिया था, फिर उसके बाद भारत ने क्या क्या पहल लॉन्च किया है। अब उसकी प्रासंगिकता पूछ रहा है। प्रासंगिकता मतलब बता दो कि वो कैसे आज के टाइम में एआई से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो जैसे भाषणी ऐप था तो वो भाषा की समस्या को दूर करेगा। एक्सीलेंस है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है तो जो टैलेंट है, टैलेंट की कमी को दूर करेगा। ये सब समस्या थी, तो रेलेवेंस है ना। रिस्पॉन्सिबल एआई बनाने की बात कर रहा है भारत, ताकि एआई का नैतिक, एथिकल यूज हो सके, एफिशिएंट यूज हो सके, उसका मिसयूज ना हो। तो ये सब क्या है, बेसिकली भारत सरकार के पहलों के एक तरह से रेलेवेंस को ही दिखाता है, जो पूरा वर्ल्ड सीख सकता है, ठीक। हाँ, कुछ इनिशिएटिव के माध्यम से। अब देखो, ये तो मेंस का क्वेश्चन था। प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक बार 2020 में यूपीएससी ने पूछा था। कैसे पूछा था, एआई के इस्तेमाल को लेकर। तो जैसे देखिए क्वेश्चन क्या था, इसको समझिए, इससे आपको नेचर पता चलेगा। क्वेश्चन था कि विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावी रूप से कर सकती है। ये 4 ऑप्शन दे रखा है ना। तो इसमें ऑप्शन मैंने गलत ले लिया है। हाँ, एक 5वां ऑप्शन भी था। जैसे ये देखो, औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत को कम करना, ठीक। फिर कह रहा है सार्थक लघु कथा और गीत की रचना करना, रोग निदान टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण करना, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण करना, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस नहीं, जो स्टेटमेंट है वो 5 स्टेटमेंट होने चाहिए ना। देखो 5 है,
5 है और मैंने 4 ही लिया है, तो एक और स्टेटमेंट था, इसको पकड़ना है। तो जैसे देखोगे विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रिसिटी का बिना तार के द्वारा संचरण करना है। क्या एआई में उसमें मदद कर सकता है? तो जब 2025 में ये क्वेश्चन आया, 2020 में ये क्वेश्चन आया था, तो उस टाइम पीरियड के लिए बोल सकते हैं कि ये नहीं कर सकता था। ठीक, ये नहीं कर पाएगा, ये कर सकता है। रोग निदान निदान के लिए टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण ये भी कर सकता है। सार्थक लघु कथा और गीत की रचना ये भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से गीत और लघु की रचना, कथा की रचना हो ही रही है ना, ये सब कर सकता है। एक चीज़ है जो चौथा, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, इसमें समस्या है। तो ऑप्शंस थोड़ा सा 5 ऑप्शन, एक ऑप्शन और एक स्टेटमेंट और होना चाहिए, वो होता तो हम इसको बना सकते थे। वो 2020 में ये क्वेश्चन आया था। इससे क्या पता चल रहा है कि एआई का जीवन के विभिन्न फील्डों में कैसे यूज़ हो रहा है ना, उसको टारगेट करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो फिर आपको एआई अभी न्यूज़ में है, तो मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स से फिर आ सकता है, तो बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है भारत का मत्स्य क्षेत्र, है ना, मत्स्य क्षेत्र। अब क्या हुआ, ये भी द हिंदू का आर्टिकल है कि भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के आधार पर यह बताया है कि भारत का अधिकांश समुद्री मत्स्य क्षेत्र अभी भी सुरक्षित और संतुलित स्थिति में है। इसका मतलब यह है कि समुद्र में जितनी मछलियां पकड़ी जा रही है, उससे उनकी संख्या खतरनाक स्तर पर कम नहीं हो रही है। मछली की नई पीढ़ी इतनी हो रही है कि उनका भंडारण बना हुआ है। बेसिकली ये क्या है ना, ऐसे ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये कोई रीजन है ना, कोई समुद्री क्षेत्र है, तो जो रिपोर्ट आया है उसमें ये बताया गया है कि अगर मान लो यहाँ से मछली उत्पादन हो रहा है, तो इस उत्पादन में क्या हो रहा है कि पहले हम मछली निकाल रहे हैं, मछली को हम निकाल रहे हैं उस रीजन से, उस क्षेत्र से। तो आप देखो ना, अगर मछली आप निकालोगे तो उस रीजन में तो मछली की जो संख्या है वो तो कम हो जाएगी ना। मछली निकाल रहे हैं तो मछली की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आता कि इस रीजन में मछली बचता ही नहीं, विलुप्त हो जाता। पर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट आया है वो बता रहा है कि जितना मछली मछली निकाल रहे हैं ना, उससे उस उतना ही, उससे कहीं ज़्यादा मछली वहाँ पे पैदा भी हो जा रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है, मछली की संख्या में कोई गिरावट नहीं आ रही है, संख्या में कोई गिरावट नहीं आ रही है, और इस वजह से संधारणीय है ना, संधारणीय जो मत्स्य क्षेत्र है वो उसका क्या है, एक तरह से संधारणीय इस्तेमाल हम कर रहे हैं, संधारणीय उत्पादन कर रहे हैं। इसी वजह से ये आर्टिकल आया है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है कि जो मछली उत्पादन क्षेत्र है या मत्स्य क्षेत्र, जो फिशरीज जो सेक्टर है ना, बेसिकली उसमें मछली का हम उतना ही उत्पादन कर रहे हैं जिससे उस क्षेत्र के जो इकोसिस्टम है वहाँ पर जो मछली की संख्या वो कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल एक तरह से जो संख्या, जो नंबर्स है, जो डेंसिटी है वो मेंटेन है, और इसलिए हम सस्टेनेबल यूज़ कर रहे हैं, सतत विकास कर रहे हैं, संधारणीय तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आया है। अब हम थोड़ा सा ना ये डेटा देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या, जो फिशरीज सेक्टर है, जो मत्स्य क्षेत्र है, उससे संबंधित क्या क्या डेटा है ना। डेटा समझ लेंगे तो हमारी जो वस्तु स्थिति है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि डेटा कोट करना होगा तो इससे पता चल जाएगा कि अभी क्या, जो मत्स्य क्षेत्र है उसका क्या योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। और फिर कुछ चैलेंजेस देख लेंगे, और फिर कुछ सजेशन, और भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो डेटा देखोगे तो भारत के मत्स्य क्षेत्र की जो वर्तमान स्थिति है, फिशरीज है ना, फिशरीज, भारत के पास विशाल समुद्री क्षेत्र है। अब आपको पता है कि जो मत्स्य, जो मछली उत्पादन है वो भारत की कैसे कैसे होगा। तो देखो ये इंडिया है, कोस्टल रीजन। अब ये कोस्टल रीजन जो आप देख रहे हैं, और ये वाला जो रीजन, ये क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब भारत का ये विशेष अधिकार वाला समुद्री क्षेत्र है। अब ये इतना समुद्री क्षेत्र है भारत के पास, इधर भी है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये सब विशाल क्षेत्र है, विशाल समुद्री क्षेत्र है, तो विशाल समुद्री क्षेत्र है भारत के पास, तो भारत के पास बहुत सारा पोटेंशियल है मछली उत्पादन करने के लिए, मछली उत्पादन करने के लिए। और इसी वजह से एक स्कोप बनता है। स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति बहुत पोटेंशियल है। देख रहे हैं कि भारत के पास लगभग 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर का विशेष एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इस क्षेत्र में भारत को मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों का उपयोग करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। यह महाद्वीपीय सेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ और तटीय जल मछली पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है।
बेसिकली भारत के पास जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसको बोलते हैं? ये देखो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र समुद्र का वह क्षेत्र है जो किसी देश के तट से 200 नॉटिकल मील यानी लगभग 370 किलोमीटर तक फैला है। अब इतना विशाल क्षेत्र है भारत के पास। इस क्षेत्र में उस देश के समुद्री संसाधनों का खोज, उपयोग और संरक्षण और प्रबंधन करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। तो भारत के पास लगभग 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र है। और इस वजह से वो एक विशेष यानी विशाल मात्रा में विशाल मात्रा में जो मत्स्य उत्पादन के लिए एक पोटेंशियल क्रिएट करता है। और इस वजह से भारत के पास ये विशाल एक तरह से पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है मत्स्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का, सब मछली उत्पादन में। ठीक है, ये पहला डेटा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि भारत का अधिकांश मछली भंडारण स्वस्थ है। मतलब यही रिपोर्ट जो जारी हुआ है कि CMFRI है ना, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2022 में जांचे गए 135 समुद्री मत्स्य भंडारों में लगभग 91.1% सुरक्षित पाए गए। यानी इसमें यह है कि अगर मान लो कोई स्टोर है, भंडारण है, अब उसमें आपने 100 मछली स्टोर किया है तो उसमें से लगभग 91 मछली सुरक्षित पाएंगे। मतलब बोल सकते हैं कि 9 मछली ही पर ही एक तरह से नकारात्मक असर पड़ा है। तो ये भारत के सस्टेनेबल है ना, जो स्टोर है, जो स्टोरेज सिस्टम है, उसकी फैसिलिटी की कैपेसिटी को दिखाता है। अच्छा है ये। देखो, यदि 100 तालाब की जांच की जाए और उसमें से 91 तालाबों में पर्याप्त मछली हो तो कहा जाएगा कि स्थिति अच्छी है, मेंटेन है। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ज़्यादा योगदान भी है। कैसे? तो मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्धन है ना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में लगभग 7.43% का योगदान देता है। कृषि क्षेत्र मत्स्य पालन क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर का ही पार्ट है, वो अलग से नहीं आता। तो अगर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हम देखें तो जितना योगदान कृषि क्षेत्र का है उसमें से अकेले 7.5% लगभग है ना मछली पालन यानी मत्स्य पालन का एक योगदान है। 2024-25 में लगभग भारत का कुल मत्स्य उत्पादन 197.75 लाख टन तक पहुंच गया, जो कि इस क्षेत्र में तेज वृद्धि को दर्शाता है। तो ये भी क्या पोटेंशियल है। डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है कि भारतीय इकोनॉमी में लगभग 7.5% का योगदान है एग्रीकल्चर सेक्टर के हिसाब से देखें तो। एक्सपोर्ट में भी वृद्धि कर रहे हैं हम लगातार, समुद्री एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट में वृद्धि कर रहे हैं, उसमें मछली जो है ना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो देखो 2024-25 में भारत ने लगभग 62,408 करोड़ का मूल्य का समुद्री खाद्य निर्यात किया। इसमें फ्रोजन श्रिम्प है ना, झींगा का सबसे बड़ा योगदान है। झींगा एक विशेष मछली का प्रजाति है। भारत के प्रमुख निर्यात बाजार अमेरिका और चीन है। अमेरिका और चीन में उन्होंने भेजा। देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में उत्पादित झींगा को प्रोसेस करके अमेरिका और चीन भेजा जाता है, जिससे भारत की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। लगभग 62,000 करोड़ विदेशी मुद्रा केवल मत्स्य उत्पादन से एक तरह से वहां से आता है, उसके योगदान की वजह से आता है। तो ये क्या है, भारत के मत्स्य क्षेत्र का आर्थिक दृष्टिकोण से क्या योगदान है उसको दिखा रहा है। तो सवाल उठता है कि अगर इतना पोटेंशियल है, इसको हम बढ़ाने की दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चुनौती तो होगा, है ना, कुछ ना कुछ समस्या होगा। समस्या देख लो, समस्या क्या है, प्रमुख चुनौती। तो पहली समस्या यह है कि हम सस्टेनेबल यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो उसकी यूज़ जो मछली उत्पादन है ना, मछली पकड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से दोहन हम बहुत कर रहे हैं। देख रहे हैं, मत्स्य जो उत्पादन है उसमें समस्या क्या हो रही है कि हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। और न केवल अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, बल्कि जो तरीके हैं पकड़ने के जो तरीके हैं वो भी बहुत गड़बड़ होता जा रहा है ना। संधारने यानी सस्टेनेबल जो यूजेज है, जो मेथड है, उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कभी कभी केमिकल्स हम मिला देते हैं, उसकी वजह से भी समस्या है। ठीक है, तो इन सब वजहों से क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो मछली है वो एक तरह से मर भी जाता है। नहीं तो कई कोस्टल रीजन में अनावश्यक यानी आवश्यकता से अधिक मछलियां पकड़ी जा रही है। इससे कुछ प्रजातियों की संख्या लगातार घट रही है। यदि किसी तालाब से हर साल, देख लो एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लो कोई तालाब है, अब वहाँ से 500 मछलियाँ निकाली जा रही है, लेकिन 300 नई मछलियाँ ही पैदा हो, तो क्या होगा, 200 मछलियाँ एक तरह से कम हो गया ना। तो मछलियों की संख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि अत्यधिक हम निकाल रहे हैं, अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। तो किसी भी जो इकोसिस्टम वाला समुद्री क्षेत्र है जहाँ से मछली उत्पादन हो रहा है, उससे हम ज़्यादा मछली निकालेंगे और पैदा बहुत कम हो रहा है, तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्री जो सी सरफेस टेम्परेचर है
वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसमें क्या है, मछलियों के लिए रहना बहुत मुश्किल है, और उसकी वजह से समुद्र का अम्लीकरण भी बढ़ रहा है। इससे मछलियों का जो प्राकृतिक आवास है वो एक तरह से खंडित हो जा रहा है ना, जीवन चक्र प्रभावित होता है। तो मछलियाँ जिस मात्रा में, है ना, जिस इकोसिस्टम में, जिस आवास में पैदा लेती है, तो जलवायु परिवर्तन की वजह से, अम्लीकरण की वजह से वो खंडित हो रहा है, तो मछलियों की संख्या में गिरावट आ रही है। ये अलग तरीके से समस्या है फिशरीज सेक्टर के लिए, फिशरी सेक्टर के लिए। आगे क्या है, समुद्री प्रदूषण, सी पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समुद्री पॉल्यूशन की वजह से जो स्वच्छ, है ना, जो पानी चाहिए, देख रहे हो, प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा और तेल रिसाव समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे समुद्री कछुए और मछलियों पर, है ना, नकारात्मक असर पड़ता है। जैसे देखो, समुद्री कछुआ और मछलियाँ क्या करते हैं, प्लास्टिक निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अवैध, अनियमित और अनियंत्रित मत्स्य पालन, कई विदेशी और कुछ स्थानीय नौकाएं नियमों का उल्लंघन करके मछली पकड़ती है। अब इससे क्या होता है, जैसे देखो, भारतीय समुद्री सीमा में विदेशी नौकाओं द्वारा अवैध मछली पकड़ने की घटना समय समय पर आती है। अब जैसे ये देखो, इधर है और ये श्रीलंका है, तो आपको पता है कई कई बार श्रीलंका के जो नौका है, श्रीलंका के जो, है ना, मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में जो लोग शामिल है, वो अवैध तरीके से भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाके मछली पकड़ते हैं। तो ये अवैध तरीके से अगर मछली का एक तरह से बोल सकते हैं कि पालन हो रहा है, या मछली का रिसोर्स, जो हमारे रिसोर्सेज है, उसको अवैध तरीके से उत्खनन हो रहा है, तो ये दिक्कत है ना, समस्या है। फिर उसके बाद अपर्याप्त कोल्ड चेन और भंडारण है। आपने मछली निकाला पानी से, ठीक, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए, जो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो भी कम है। इससे क्या होती है, बहुत लंबे टाइम तक मछली को समुद्र यानी बाहर नहीं रख पाते हैं, मर जाती है। मछलियाँ जल्दी खराब हो जाती है, और कई क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज और परिवहन की सुविधा पर्याप्त नहीं होती है। इससे समस्या है। तो बाजार में कई बार क्या होता है, मार्केट में पहुंचने से पहले ही वो मर जाता है। ठीक है, अब इस तरह की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किए हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने क्या पहल लॉन्च किया है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। ये मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोशिश है कि राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन नीति है 2017 का, ये भी मछली उत्पादन या सस्टेनेबल एक तरह से डेवलप हो सके, उसको कोशिश कर रहा है। संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना, ताकि मछली का उत्पादन या मछली पकड़ने की जो गतिविधि है, जो प्रोसेस है, उसको सस्टेनेबल बनाना, ताकि उस प्रोसेस में कई मछलियाँ मर ना जाए। जैसे देख लो, सी रीचिंग, है ना, समुद्र मछली संवर्धन, आर्टिफिशियल चट्टान की स्थापना और समुद्री शैवाल की खेती जैसे मैरीकल्चर गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। इससे क्या होगा, समुद्री, मतलब समुद्र में जो मछली पकड़ते हैं, उसके जो आवास है ना, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। नहीं तो कई बार क्या होते हैं, इस तरह से हम पकड़ते हैं कि आवास को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर मछली, कुछ मछली तो पकड़ लिए, लेकिन वहाँ पर मछली पैदा करने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए, वो मछली उत्पादन नहीं हो पाता है, या मछली का एक तरह से प्रजनन नहीं हो पाता। एक समान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, अब यूनिफॉर्म फिशिंग बैन। अब देखो ना, मान लो कोई सी इकोसिस्टम है, समुद्री क्षेत्र है। अब इसकी विविधता इसमें है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मछली है, ठीक, लेकिन आप इसमें से एक ही प्रकार के मछली को पकड़ लोगे, तो क्या होगा, डिपेंडेंसी, है ना, आपस में जो डिपेंडेंसी वो खत्म हो जाएगा, तो ये इकोसिस्टम के लिए नुकसान है। तो यूनिफॉर्म फिशिंग पर बैन लगा दिया है, नहीं होना चाहिए। फिशिंग पद्धति को डाइवर्सिफाई करना है। अब ये सरकार ने पहल किया है, तो सरकार के पहल तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ सुझाव भी है, कुछ समाधान भी है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, है ना, मत्स्य क्षेत्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम बढ़ा सकें। तो सबसे पहले क्या है कि वैज्ञानिक आधार पर मत्स्य प्रबंधन, साइंटिफिक फिशरीज मैनेजमेंट, देख लो, केवल अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर यह तय किया जाए कि कितनी मछलियाँ पकड़ी जानी चाहिए। प्रत्येक प्रजाति के लिए कैच लिमिट तय किया जाए, यानी कितना निकालना है, ताकि क्या हो, वो विलुप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। अत्यधिक मत्स्य दोहन पे हमको रोक लगाना है। देख रहे, ब्रीडिंग यानी प्रजनन के समय मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, अधिक मछली आ पाएंगी। छोटे आकार की मछलियों को पकड़ने पर रोक हो। देख रहे हैं, मानसून के दौरान समुद्र में फिशिंग बैन लागू किया जाए, ताकि मछलियां प्रजनन कर सके, क्योंकि मानसून के समय मछलियां प्रजनन करती है। प्रजनन करेंगी तभी तो मछलियों की संख्या बढ़ती रहेंगी, तभी तो आप सस्टेनेबल ढंग से मछली का उत्पादन कर पाओगे। नहीं तो अगर अत्यधिक दोहन करोगे तो फिर मछलियों की संख्या कम हो जाएगी, फिर मछली उत्पादन कर ही नहीं पाएगा। तो जो फिशरीज सेक्टर है, जो मत्स्य पालन क्षेत्र है, वो गिरावट आएगा उसमें। दूसरा ये है कि समुद्री, है ना, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। तो कैसे करोगे, अब क्या करो, मैंग्रोव लगाइए, कोरल रीफ्स लगाइए, समुद्री घास का संरक्षण किए जाए।
जो भी प्रदूषण की समस्या है उसको कम करो, जो भी तटीय अतिक्रमण है उसको रोको। जैसे देख रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार मैरी नेशनल पार्क, अब ये जो नेशनल पार्क है उसमें क्या है, समुद्री जैव विविधता को प्रोटेक्ट किया जाता है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करो, जैसे जीपीएस, सैटेलाइट, ड्रोन, एआई आधारित तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा, मछुआरों को संभावित मत्स्य क्षेत्रों की जानकारी दी जा सकती है। अब जैसे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस मछुआरों को पोटेंशियल फिशिंग जोन के बारे में जानकारी देता है, जिससे ईंधन की बचत होती है और अधिक मछलियां पकड़ वहाँ पर मिलती है उसको। नहीं तो मछुआरे क्या होंगे, भटकते रहते हैं, कहाँ पर मिलेगा कहाँ पर मिलेगा। अब ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता कर सकते हैं कि यहाँ पर अधिक मछलियाँ हैं, तो आप मछली उत्पादन या मछली पालन के लिए वहाँ जाइए तो वहाँ से ला सकते हैं। मछुआरों को सशक्त करें। कई बार क्या होता है, मछुआरे मछली पकड़ने के लिए भारत की सीमाओं को क्रॉस कर जाते हैं, और आए दिन यह खबर मिलती है कि कभी श्रीलंका चले गए, श्रीलंका में अवैध तरीके से कर रहे थे मछली उत्पादन या मछली एक तरह से पकड़ना, तो वहाँ पर वहाँ के श्रीलंकन सरकार ने, ये जो कोस्टल गार्ड ने, उसको पकड़ लिया। तो अगर मछुआरों को सशक्त करेंगे, कैसे सशक्त करेंगे, तो उसको पहले प्रॉपर तरीके से स्किल दो, है ना, जो बोट है उसमें जीपीएस लगाओ, ये सब चीज़ें आधुनिक टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। पहले तो लोन दीजिए, बीमा करो, प्रशिक्षण दो, आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराओ। महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है इसमें। इससे क्या होगा, इससे मछुआरों को हम वित्तीय सहायता या किसी भी आधुनिक सुविधा देकर उसको सशक्त कर सकते हैं, और मत्स्य उत्पादन में जो उनकी कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उसको बढ़ा सकते हैं। यही काम करता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि अच्छी पहल है। ठीक है। अब देखो मत्स्य क्षेत्र से रिलेटेड जो रिपोर्ट आया था उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या क्या योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य क्षेत्र का, वो बता दिया। क्या चुनौती है वो समझा दिया, और क्या समाधान है वो भी बता दिया। सरकार ने क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए वो भी समझा दिया। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं मेंस वाले। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी का महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरा है। इस कथन के आलोक में भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, तो जो डेटा है वो बताइए आप। साथ ही इसके समक्ष विद्यमान चुनौती क्या है, तो जो समस्या मैंने बताया वो बताइए आप। ठीक है। और फिर कह रहा है संधारणीय विकास हेतु आवश्यक उपायों को बताओ। तो जो अभी जस्ट समाधान सजेस्ट किया है या आपको जो मैंने बताया है उसको अलग अलग पॉइंट में लिखो उदाहरण के साथ, तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक। और लास्ट में क्या करो, कुछ सरकार की स्कीम भी बताओ कि सरकार ने मत्स्य यानी संधारणीय विकास के लिए, मत्स्य क्षेत्र के संधारणीय विकास के लिए, ताकि वो ब्लू इकोनॉमी में योगदान दे सके या ब्लू इकोनॉमी को बढ़ा सके, उस दिशा में जो सरकार की इनिशिएटिव है उसको जिक्र करो और फिर कंक्लूड कर दो कि अगर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो अर्थव्यवस्था में जो मत्स्य क्षेत्र है उसके योगदान को बढ़ावा देना है। वो तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा मत्स्य क्षेत्र का। इस तरह से कर देना है निष्कर्ष। ठीक है। अब पढ़ते हैं तीसरा आर्टिकल। जो थर्ड आर्टिकल है वो क्या है, ये आर्टिकल प्योरली प्रीलिम्स वाला है। तो क्या है, अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग सिस्टम। ये देखो द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। अब इसमें क्या है, तो बेसिकली ये क्या है, देखो अगर ये सिलेबस की बात की जाए तो ये साइंस से रिलेट करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। आर्टिकल किससे रिलेटेड है, कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझिए। तो कहते हैं कि डीआरडीओ ने, बेसिकली डीआरडीओ ने ये डेवलप किया है। डीआरडीओ ने हिंद महासागर के समुद्र तल पर यानी नीचे स्वदेशी अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग सिस्टम तैनात करने के लिए एक बड़ी नौसैनिक परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य क्या है, पनडुब्बियों का पता लगाना और चीन और पाकिस्तान की बढ़ती समुद्री गतिविधि का मुकाबला करना, इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो एक लाइन में अगर मैं बोलूँ कि अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग सिस्टम क्या है, तो बेसिकली समुद्र के नीचे स्थापित एक ऐसा सिस्टम है जो ये कोशिश करता है कि जो अवैध पनडुब्बी भारत के हिंद महासागर वाले क्षेत्र में जो मूव कर रहा है उसको पता लगाना है, और चीन और पाकिस्तान की जो समुद्री गतिविधि उसकी निगरानी करके समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। देख रहे हैं कि इंडिया प्लान सीबेड केबल नेटवर्क टू हंट चाइनीज एंड पाकिस्तानी सबमरीन। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो भारत का जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया सब देखोगे तो इस रीजन से हमें भारत की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़रूरी है। और आए दिन यहाँ पर पाकिस्तान और जो चाइना है वो अवैध गतिविधि करता रहता है, पनडुब्बी भेजता रहता है इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए या किसी भी अलग तरीके से खबर या कुछ भी, कोई भी उद्देश्य हो। लेकिन ये हमारे भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसी क्षेत्र की निगरानी करने के लिए, यही क्षेत्र में अवैध पनडुब्बी वगैरह सब ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए वो रिमोट एक तरह से सेंसिंग सिस्टम यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है। तो
देख रहे हैं इस तरह से। पहले पढ़ लेते हैं फिर कैसे काम करेगा वो बताता हूँ मैं। तो क्या है, अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग सिस्टम। तो अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग सिस्टम ऐसी तकनीक है जिसमें समुद्र के भीतर बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग है ना, केवल इंटरनेट या डेटा भेजने के लिए नहीं, बल्कि क्या करना है, समुद्र के अंदर होने वाले हलचल, कंपन, भूकंप, सुनामी या जहाज और पनडुब्बी की गतिविधि लगाने के लिए भी किया जा सकता है। अर्थात क्या हो रहा है, इसमें फाइबर फाइबर जो ऑप्टिक केबल है वो एक सेंसर की तरह काम करता है, जो किसी भी गतिविधि को सेंस करता है और उसका मैसेज जो भारतीय नौसेना उसको भेजता है। कैसे काम करता है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल में लेजर प्रकाश भेजा जाता है। यदि समुद्र की गतिविधि है ना, उसके भीतर कोई भूकंप है, कंपन है, जहाज गुजरता है, तो केबल में जो सूक्ष्म बदलाव होता है ना, उसको वो ट्रैक करता है, उसको मेजर करता है, और ये बदलाव वापस आने वाले प्रकाश में दिखाई देते हैं। कंप्यूटर इन संकेतों का विश्लेषण करके घटना की पहचान कर लेता है। तो कैसे काम करता है देखो, ये है ऑप्टिकल फाइबर सेंसिंग सिस्टम बनाया गया है। अब मान लो ये बिछाया गया है भारत समुद्र के नीचे ऐसे करके। अब मान लो यहाँ से कोई पनडुब्बी क्रॉस कर रहा है, पनडुब्बी क्रॉस कर रहा है तो एक तरह से लेजर सिस्टम, लगातार लेजर भेजा जाता है। तो लेजर सिस्टम भेजेगा तो जो हलचल है उसको ये ट्रैक करेगा, इससे कुछ बदलाव आएगा, वहाँ के डेटा में बदलाव आएगा तो फिर इसको कंप्यूटर में भेजा जाएगा, और कंप्यूटर में भेजा जाएगा तो वहाँ पर मैसेज आएगा कि कुछ अवैध गतिविधि हो रही है, वहाँ बता देगा कि वहाँ से पनडुब्बी गुजर रहा है। तो ये भारतीय नौसेना इस मैसेज का प्रयोग करके वो क्या होगा, निगरानी दक्षता को मजबूत करेगा, और फिर जो पनडुब्बी है, जो अवैध पनडुब्बी यहाँ मूव कर रहे हैं, इसको एक तरह से हंट करके उसको गिरा देगा, मार देगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये एक तरह से ऑप्टिकल फाइबर रिमोट या बोल सकते हैं कि सेंसिंग सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग सिस्टम, जिसमें याद क्या रखना है, किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो क्या उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य याद रखो, पनडुब्बियों का पता लगाना और चीन और पाकिस्तान के बढ़ती समुद्री गतिविधि का मुकाबला करना। किसने बनाया, डीआरडीओ ने बनाया, बस इतना ही याद रखिए। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो देख रहे हो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य थोड़ा सा विस्तार दें तो हिंद महासागर क्षेत्र का 24/7 निगरानी करना, फिर उसके बाद आधुनिक और अत्यधिक शांत पनडुब्बियों का पता लगाना। कई बार क्या होते हैं कि बहुत अत्यधिक शांत जो पनडुब्बी होते हैं भारत के समुद्री क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उसका पता लगाना है। पाकिस्तान के जो हैंगोर श्रेणी की जो पनडुब्बी है ना, उसकी निगरानी करना। पाकिस्तान ने चीन से हैंगोर क्लास की आधुनिक पनडुब्बियां खरीदी है। अब इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए भारत के पास अब तकनीक होनी चाहिए, तो उसी तकनीक को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो सेंसिंग सिस्टम लाया गया है। चीन की परमाणु पनडुब्बियों को भी निगरानी करना है, क्योंकि चीन की परमाणु पनडुब्बी लगातार देखोगे तो भारत के जो समुद्री क्षेत्र है उसमें मूव करते रहते हैं, उसकी निगरानी करते हैं। तो भारत के पास वो सेंसिंग सिस्टम होगा तो पहले से ही खबर जो खतरे हैं उसको उसको पड़ताल कर लेगा और पहले से सतर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा, और चीन और पाकिस्तान की जो अवैध पनडुब्बी गतिविधि है उसको एक तरह से काउंटर करने के लिए लाया गया है। ठीक। अभी लास्ट छोटा सा आर्टिकल है कि पांडवानी लोक परंपरा। तभी हुआ क्या कि तीजन बाई बेसिकली पांडवनी लोक परंपरा से जुड़ी हुई थी, जो कि 70 वर्ष में उनका देहांत हो गया है। और इसी जब देहांत हुआ तो भारत के राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पद्म विभूषण से सम्मानित महान पांडवनी लोक गायिका तीजन बाई को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका 72 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में निधन हो गया। अब देखो 72 है ना, ये 72 है शायद, नहीं 72, 70 कर देते हैं क्योंकि दो डेटा मिस कोट हो गया है। 70 ही रखते हैं क्योंकि हिंदू में आया है 70, तो 70 ही रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें न्यूज़ क्या है, न्यूज़ हमको ये है कि पांडवनी लोक परंपरा जो इशू है ना, ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड है और ये हमारे एग्जाम के काम का है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद तेजन बाई जो है वो उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक परिचय ले लेते हैं। देख रहे हैं, यही तेजन बाई है जिनका अभी देहांत हो गया है 70 वर्ष की आयु में। पद्म विभूषण से सम्मानित है, यानी बहुत योगदान है उनका वो लोक या फोक कल्चर में। तो पांडवनी लोक परंपरा क्या है, तो बेसिकली पांडवनी छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध लोक गायन और कथा वाचन परंपरा है, जिसमें महाभारत की कथा, विशेषकर पांडवों के जीवन को गीत, संगीत, अभिनय और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो पांडवनी कथा किसके है, तो महाभारत के जो पांडव है ना, उसके जीवन को आधार बना के ये एक लोक गायक का कथा वचन शैली में प्रस्तुत किया जाता है। उसी चीज़ से जुड़ता है ये पांडवनी लोक परंपरा। यानी पांडवनी शब्द का अर्थ क्या है कि पांडवों की कहानी,
और इसी पांडवों की कहानी परंपरा से जुड़े हुए थे ये तीजन बाई, जिनका जिनका अभी देहांत हुआ है 70 वर्ष की आयु में। तो पांडवनी लोक परंपरा की विशेषता क्या है? विशेषता यह कि ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक कला है। इसमें गीत, संगीत, अभिनय और कहानी का सुंदर समन्वय होता है। कथावाचक एक ही समय में कई पात्रों का अभिनय करता है। मुख्य वाद्य यंत्र क्या होते हैं? तंबूरा होता है, तंबूरा के माध्यम से वो करते हैं। प्रस्तुति में स्थानीय भाषा, भाव भंगिमा और नाटकीय शैली का भी उपयोग करते हैं। ठीक, ये विशेषता याद रखिए। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, लोकेशन जरूरी है। तीजन बाई, जिनका देहांत हुआ है, तो तीजन बाई भारत की प्रसिद्ध पांडवनी लोक गायक परंपरा से जुड़ी हुई है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पांडवनी लोक कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्हें पांडवनी परंपरा के सबसे महान कलाकारों में गिना जाता है। प्रमुख विशेषता क्या? छत्तीसगढ़ के रहने वाली है। कपालिक शैली की पांडवनी प्रस्तुति को प्रसिद्ध उसके लिए प्रसिद्ध है। मंच पर देखोगे तंबूरा हाथ में लेकर भीम, अर्जुन, दुर्योधन और श्री कृष्ण जैसे पात्रों का सजैव अभिनय अभिनय करती है। और बेसिकली पांडवनी लोक परंपरा को भारत के साथ साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको इन्होंने फेमस किया है, और इस वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हमको याद क्या रखना है कि पांडवनी लोक परंपरा कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। किनकी कहानी है? महाभारत में पांडवों की कहानी को बेस बना के लोक गायन, कथा वाचन शैली में प्रस्तुत किया जाता है ना। तो इसमें महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं, भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, कृष्ण है, उसके पात्रों का सजीव चित्रण करने की कोशिश की जाती है। उसी फील्ड में तीजन बाइयों का अभूतपूर्व योगदान है, और इतना योगदान है कि इनको बहुत सारे पुरस्कार मिला हुआ है। पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, संगीत नाटक अकेडमी मिला है। तो जब 70 वर्ष की आयु में जब इनका देहांत हुआ, तो उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है, और इसी वजह से ये पांडवनी लोक परंपरा न्यूज़ में है। तो जब भी कल्चर वाले पार्ट में कोई भी आर्टिकल या कोई भी ऐसा लोक परंपरा या लोक कला या कुछ भी न्यूज़ में है ना, तो उसको आप जरूर पढ़ो, क्योंकि यूपीएससी ने कई बार क्या किया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अगर मान लो कल्चर में कोई भी एस्पेक्ट अगर न्यूज़ में है, तो वो यूपीएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, फेवरेट थीम बन जाता है, जिसको कवर करना जरूरी है। तो इस तरह से देखेंगे तो आज हमने 4 आर्टिकल डिस्कस किया है ना, 4 आर्टिकल कवर किया है। और 4 आर्टिकल में कौन सा है? तो सबसे पहले हमने कवर किया था एआई पर जो यूनाइटेड नेशन पैनल का जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस किया। फिर दूसरा देखेंगे तो हमने जो मत्स्य क्षेत्र से संबंधित जो रिपोर्ट था उसको डिस्कस किया। तीसरा हमने डिस्कस किया था डीआरडीओ का अंडर वाटर, है ना, जो अंडर वाटर ऑप्टिकल सेंसिंग सिस्टम उसको डिस्कस किया। और लास्ट में जो डिस्कस किया वो पांडवनी लोक परंपरा, लोक गायन परंपरा। ठीक है, लोक परंपरा, ये लोक गायन परंपरा भी कह सकते हैं, ये डिस्कस किया। ठीक है, तो ये चारों आर्टिकल हमारे सिलेबस से बिलोंग करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हमने एआई वाला और जो मत्स्य क्षेत्र वाला उसको डिटेल में डिस्कस किया। इसमें 2 क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया लिखने के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को करो प्रैक्टिस करो, क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी हमने बता रखा है। ठीक है, तो इस पूरे डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप हमारी इस सीरीज़ को, जो करंट अफेयर्स जो सीरीज़ है, उसको पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको ये सीरीज़ या लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट के लिए जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो चैलेंजेस होते हैं उसको हम दूर कर सकें, और जो हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट जो दिनों दिन खराब होता जा रहा है उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो जो हम डालें तो आपको वो नोटिफिकेशन जाए और आप पहले से उसको देख लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।